जय हिंद फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कैंडिडेट चॉइस के चैनल पे, जहां पर हम लोग अब पढ़ रहे हैं सीडीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पॉलिटी। यानी कि आप जैसा कि जानते ही हैं कि पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है सीडीएस में। हम लोग जानते हैं कि एनडीए में उतना वेटेज नहीं आता, पूरी जीएस का उतना वेटेज नहीं है, लेकिन सीडीएस में उतना ही ज्यादा वेटेज आता है। तो हमारे एग्जाम एकदम सर पर आ चुका है, तो आप पढ़ना लिखना थोड़ा सा डाउन करके हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि होता पता है क्या एग्जाम में कि क्वेश्चन हमको हमको नॉलेज तो बहुत है, लेकिन करते क्या है, क्वेश्चन जब सामने आता है तो डिसाइड नहीं कर पाते ये ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है ना। तो थोड़ा सा ये चीज इसमें इस क्वेश्चंस में इन फॉर्मेट में हम समझेंगे भी कि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और उनके ऑप्शंस को भी एनालाइज करेंगे कि देखो कितने क्लोज ऑप्शंस इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे जो नए हैं, जो अभी सीडीएस का एग्जाम देने वाले हैं, एनडीए का भी एग्जाम देने वाले हैं, एनडीए वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, और ज्यादा ज्यादा अपने ब्रैट्स यानी कि आर्मी ब्रैट्स को इसको शेयर करें, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए और फंसा पाए। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि एग्जाम में जीएस का होने वाला है हमारे, तो इसलिए ये ध्यान से ये वाला लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, 50 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, इसी के 50 का सेट एक और हम लोग पॉलिटी का ही दोबारा करेंगे। और केवल 50 क्वेश्चन नहीं, यानी कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठो, 50 क्वेश्चन के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको देता जाऊंगा मैं, वो जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि क्वेश्चन या तो उससे भी बन सकता है या इधर से भी बन सकता है। तो आई होप सब तैयार है कॉपी पेन लेकर। अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पहली चीज जान लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है। इस बारे में हम लोगों ने बात करी भी है पहले के लेक्चर्स में जो पॉलिटी के पढ़े हुए हैं, है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को हम लोगों ने बात करी थी कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सत्येंद्रनाथ सिन्हा या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे। और एक चीज याद देने की जरूरत है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी पहले प्रेसिडेंट यही रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा समझना बेटे, क्या पूछ रहा है। हम लोग अभी आंसर क्या लगा देंगे, राजेंद्र प्रसाद लगा देंगे, लेकिन यहां राजेंद्र प्रसाद आंसर नहीं है। रीजन बीइंग, हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग पूछ रहा है, यानी कि पहली मीटिंग। फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं पूछा है उसने कहा है पहली मीटिंग किसकी है। तो पहली मीटिंग में जो बनाए गए थे उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप जानते ही हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी जानते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर अच्छा ज्यादा काम किया था और पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी हुआ करते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी, मुस्लिम लीग से इनका नाता नहीं था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि पहली मीटिंग कब हुई थी। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके साथ पहली मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे, चेयर किसने कही थी, सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में जब परमानेंट चेयरमैन बनेंगे वो कौन बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, Who of the following presented the objective resolution। बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में भी बातें जान ली हैं। सेकंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड राजेंद्र प्रसाद, और ये सी डी देशमुख। तो करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हीं के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। 13 दिसंबर को ये बिलाया भी गया है, 13 दिसंबर 1946 को। और यही जो है ये बाद में प्रियम्बल का रूप भी लेता है। किसका, प्रियम्बल का रूप भी लेता है बाद में, क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ भी चुका है, और ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया कब गया, किसके द्वारा लाया गया, और आगे चल के ये क्या बना। चल, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट सा देखना, committee on the fundamental rights and minority constituted by the constituent assembly। यानी कि constituent assembly ने जो एडवाइजरी कमेटी बनाई थी फंडामेंटल राइट्स की, उसके चेयरमैन कौन थे। फंडामेंटल राइट्स के जो एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, उसके चेयरमैन कौन थे। तो पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है बी एन राव, और चौथा है अंबेडकर। तो यानी कि यहां पे सही आंसर अपना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष भी कहते हैं।
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहते हैं, और होम मिनिस्ट्री इन्होंने संभाली थी सरकार में। ठीक है, प्लस ये ध्यान रखिएगा 182 मीटर का जो है वो स्टैचू जो बना हुआ है, स्टैचू ऑफ कौन सा है, यूनिटी, कहां पर बना हुआ है, गुजरात में है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भारत का इंटीग्रेशन होना था लास्ट में, आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान आएगा जिसमें अलग कर दिया जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, प्रिंसली स्टेट से कहा जाएगा आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई सारी जगह पर, जैसे जूनागढ़ हो गया, अपना कश्मीर हो गया, इन जगहों पर जो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था देश, उसका इंटीग्रेशन का काम इन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, बी एन राव के बारे में बात जान लीजिएगा, क्या है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हुआ करते थे सर बी एन राव। ये भी क्वेश्चन आ चुका है और आता बहुत जरूर है हर बार। ठीक है, डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वॉट एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नया भी क्वेश्चन है और ऐसे आ भी रहे हैं। डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब आप जानते हैं कि जो 18 साल से ऊपर है वो वोट डालेंगे। ठीक है, फॉर 15 ईयर, 15 साल के लिए किसने एडवोकेट किया था, तो ये मौलाना आजाद द्वारा एडवोकेट किया गया है। ठीक है, Who was the president of the Indian National Congress at the time of partition of India? यानी कि जब भारत का विभाजन हो रहा था 1947 में, विभाजन हुआ है, तब क्या कौन यहां पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। कौन है, जेबी कृपलानी हुआ करती थे। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात तो जानते ही हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में भी आप जानते हैं। ठीक है, चलो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये किसने बोला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो इंडिया है। ये ऑस्टिन द्वारा कहा गया है। ये कई बार स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल के बारे में आप जानते हैं, विंस्टन चर्चिल का एक बयान बहुत ज्यादा फेमस था जो गांधी जी को लेकर उन्होंने दिया था, और इन्होंने गांधी जी को नंगा फकीर भी बोला था। ठीक है, गांधी जी को ये, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए थे गांधी जी की पॉलिसीज से और उनके एजिटेशन से, तो इनको नंगा फकीर भी बोला था। ठीक है, किसने, विंस्टन चर्चिल। ये कहां के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जानते हैं, माउंटबेटन प्लान जो है, माउंटबेटन प्लान आया जिसको हम लोग डिकी बर्ड्स प्लान भी कहते हैं। ठीक है, और माउंटबेटन प्लान 3 जून प्लान भी कहते हैं इसको। ठीक है, माउंटबेटन को ही भेजा गया था लास्ट में जब विभाजन होना था, तो ये हुआ कि माउंटबेटन को भेजा जाए करने के लिए। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया है, ये किसने कहा, ये कहा गया ऑस्टिन। एटली भी जो है वो प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटेन के। हु इन द बिगनिंग, देखो कितने सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने कितनी सारी चीजें हो गई, थोड़ी स्पीड में स्लो कर दे रहा हूं ताकि आप लिख लो, नहीं तो पॉज करके लिख लो यार थोड़ा। देखो मुद्दा ये है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें समझें और बार बार उनको रिपीट में इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फंस जाए वो सारी चीजें। ठीक है, हु इन द बिगनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डेज, किसने, तो ये एम एन रॉय द्वारा की गई, एम एन रॉय द्वारा। यानी कि देखो नीचे सोल्यूशन क्या मतलब एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। The idea of constituent assembly was put forward for the first time by M.N. Roy in 1934। तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सबसे पहले कब करी गई, 1934 में मांग करी गई। उससे पहले तक क्या कह रहे थे, तब कह रहे थे डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब हम चला लें, आपके अधिपत्य के अंडर रहेंगे। उससे पहले तक डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस की बात हो रही थी, पूर्ण स्वराज की बात भी हो चुकी थी 1929 में, कि जब जवाहरलाल नेहरू जी ने अनाउंस कर दिया था लाहौर वाले सेशन में कि भाई हम जो है पूर्ण स्वराज लेंगे, अब आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। अब वो इंडिपेंडेंस लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात, यानी कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, इसकी बात जो है वो पहली बार एम एन रॉय द्वारा 1934 में की गई है। देखो फॉर्मल डिमांड जो है वो स्वराज पार्टी द्वारा करी गई है, कॉन्फ्रेंस इन रांची, जब रांची में कॉन्फ्रेंस हुई है। स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई है, स्वराज पार्टी सी आर दास मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई है।
सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ एनी बेसेंट का नाम आ रहा है, एनी बेसेंट के बारे में आप जान लीजिए, थियोसॉफ्टिकल सोसाइटी, ठीक है, इनके द्वारा बनाई गई, मतलब इंडिया में चलाई इन्होंने। प्लस होम रूल लीग 1915, 15 16 एक बार ईयर देख लेना, कंफर्म कर लेना 15 या 16 किसी एक में है। ठीक है, फिर हाँ, फर्स्ट फॉरेन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, और कोई इंडियन पूछा जाएगा, दैट वाज सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज और, एनी बेसेंट का याद रखिएगा कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था आपका 1916 में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इन्होंने पैक्ट कराने में, एनी बेसेंट ने। ठीक है, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स का आइडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। तो ये लिया गया है यूएसए से। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन से हमने ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया हुआ है। बेसिकली जो एग्जाम में आता है वो हमसे पूछता है कि क्या लिया है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को लिया हुआ है हमने। नेक्स्ट आता है रशिया। रशिया से 5 ईयर प्लान लिए हुए हमने। ठीक है, तो कुल मिला के भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक खिचड़ी बनाया हुआ है हमने, ताकि वर्ल्ड के, देखो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो वर्ल्ड के बहुत एमिनेंट जो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, बी आर अम्बेडकर जी थे, तमाम लोग ऐसे थे जो बाहर फॉरेन में स्टडी करके आए थे और डिफरेंट देशों में रहे थे, तो उनको ये बातें पता थी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीजें अच्छी लिखी हुई है और इंडिया के डायनेमिक्स को सूट करेगी। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ बोरो हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। तो बिल्कुल सही बात है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है कौन सा? इंडिया का। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है? द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, असर्शन और रीजन का है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ कह रहा है कि असर्शन है, ये रीजन है। क्या ये असर्शन है, इसका ये रीजन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इसलिए हो गया क्या? क्योंकि फंडामेंटल राइट उसमें रखे थे, ऐसा नहीं है ना। तो सिंपल सी चीज है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पे हम कहेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहां पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही में 2 स्टेटमेंट होते हैं। तो यहां पर हमें असर्शन और रीजन दिया जा रहा है। रीजन हमको ये बताना है असर्शन का कि भाई क्या ये कारण है उसका, तो फंडामेंटल राइट लिख दिएगा क्या इसलिए बड़ा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं ना, सिंपल सी चीज यह है कि दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है। Who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिनको नॉमिनेट किया गया है, तो दैट वाज फ्रैंक एंथनी। किसको? फ्रैंक एंथनी। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत लीग के बाहर का क्वेश्चन है और अभी तक किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है, मतलब रिसेंट में किसी एग्जाम में। तो फ्रैंक एंथनी वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही एस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। एंग्लो इंडियन एसोसिएशन को इन्होंने ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन को 1942 में इन्होंने क्या किया था? स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और एंग्लो इंडियन के बारे में आपको बात याद होगी कि पहले प्रावधान था कि 2 सीट्स जो हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रहेंगी, कहां पे? लोकसभा में। बट अब ये प्रावधान खत्म कर दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ऐसे याद कर लो, 4 ऐसे बनता है तो इसको ऐसे कर लोगे तो ये ए बन जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो 100 एंग्लो इंडियन से ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहा है कि 1956 का जब स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट आया, रिकंस्ट्रक्टिंग एक्ट आया, उसमें कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज बनाई गई? तो यहां पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म
किया गया था। क्या 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया था। 1956 का जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिस्ट्रक्चर किया गया है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो, which part and chapter of the Indian Constitution deal with the legislative relation between the union and state? यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच में कौन कैसे रिलेशंस हैं, ये कौन से पार्ट में लिखे हुए हैं, कौन से चैप्टर में लिखे हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे एक यूनियन हो गया और एक मतलब यूनियन हो गया और स्टेट हो गया। यूनियन एक चीज क्या हो गई, यूनियन हो गई, एक चीज क्या हो गई, स्टेट हो गई। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 11 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 11। तो कौन से पार्ट में बेटे, 11 पार्ट। और इसी में एक में मान लो कौन से चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में। तो आंसर हमारा हो जाएगा पार्ट 11 एंड पार्ट चैप्टर 1। क्लियर है। यानी कि यूनियन और स्टेट सेंटर के बीच, यूनियन और स्टेट के बीच में कौन से पार्ट में ये बात लिखी है कि कैसे कोरिलेशन या कॉन्स्टिट्यूशन डील कैसे होगा, लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो आप ध्यान रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर करेंगे। प्लानिंग कमीशन आपको पता होगा, जो कि अब नहीं रहा, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, नीति आयोग पे शिफ्ट हो गया है 1 जनवरी 2015 से। अब प्लानिंग कमीशन और स्टेट्स के बीच में कोई जो काम करता है वो है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किसके बीच में काम करती है, प्लानिंग कमीशन और नेशनल प्लानिंग कमीशन है स्टेट्स के बीच में काम करती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो एक तरीके से ये भी एक कोरिलेशन का काम करती है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया। ठीक है। चलो, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा थर्ड शेड्यूल मैंने आपको पढ़ाया भी है और बताया भी है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, याद है, TEA, ए का मतलब होता है एफर्मेशंस। तो हम लोगों ने बोला कि थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ है, एफर्मेशन मतलब ओथ है। तो अब हमने बोला कि कह रहा है कि कौन सी ओथ जो है वो थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है। तो फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ द फॉर द यूनियन, यानी कि कोई भी यूनियन का मिनिस्टर है उसके लिए ओथ लिखी है, बिल्कुल लिखी है। फॉर्म ऑफ द ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी लिखी हुई है। हाँ, फॉर्म ऑफ द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फॉर्म ऑफ द ओथ टू बी मेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बच्चे लिखी हुई है, ऑफिस ऑफ ओथ ऑफ मिनिस्टर भी लिखी हुई है, बट प्रेसिडेंट की नहीं लिखी हुई है। कि याद रखना, प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो आर्टिकल नीचे लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल 60 में मेंशन है। किसमें है, आर्टिकल 60 में मेंशन है प्रेसिडेंट की ओथ। और 61 में हम जानते हैं क्या है, इम्पीचमेंट है, यानी कि महाभियोग, कैसे हटाया जाएगा प्रेसिडेंट को। ठीक है। तो ये बात इस हिसाब से आंसर 1 to 4 हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट। यहां तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, एकदम आसानी से धीरे से आपको बता रहा हूं, याद करने का तरीका भी बता रहा हूं कि आसपास वाले आर्टिकल भी आए तो भूलो मत। ठीक है, क्लियर बात है। चलो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग एक सब्जेक्ट है। ये किससे है, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में या स्पेसिफाइड इन एनी लिस्ट। तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट में। किसमें है, कंकरेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों ने कहां से ली है, ये ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने बोरो किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां से बोरो की है, ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो की है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट जानते हो, शेड्यूल किस शेड्यूल में है, चलो अब ये तुम लोग बताओगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि किस शेड्यूल में है ये स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के शेड्यूल में दी गई है, ये बताना है। ठीक है। और एजुकेशन किस लिस्ट में है, अब ये बताओगे। चलो, ये 2 क्वेश्चन, स्टेट में है, यूनियन में है या कॉन्करेंट में। ये लो अगले में ही आ गया यार। द एजुकेशन वॉज इनिशियली अ सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय द, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो एजुकेशन था वो स्टेट सब्जेक्ट था, उसको शिफ्ट करके कॉन्करेंट में डाल दिया गया। किस अमेंडमेंट के थ्रू ये काम किया गया है, तो वही अपना छोटा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट। क्या नाम है इसका, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको हम लोग कहते हैं। ईयर बताओ, 1976। ज्यादातर मेजर जो चीजें चेंज हुई हैं वो इसी में हुई हैं। 44th अमेंडमेंट आपको पता ही है 1978, जो चीजें रह गई थी 42nd अमेंडमेंट में उनको रेक्टिफाई करके 44th अमेंडमेंट में किया गया है। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है कि एजुकेशन पहले किसका सब्जेक्ट था,
स्टेट लिस्ट का था, अब किसका हो गया कंकरेंट लिस्ट। कौन से अमेंडमेंट के बाद 42nd। 42nd को क्या कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कौन से ईयर में आया था 1976 में। क्लियर हो गई बात भैया, बहुत बढ़िया बताया संजय। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, अब प्रियम्बल के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इसलिए मैंने स्टेटमेंट वाले थोड़े से ज्यादा रखे हैं ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। हो सकता है किसी एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाए, यह भी हो सकता है, लेकिन हम स्टेटमेंट रखते हैं ताकि एक क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हमारी कवर हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ तो रही हैं यार एग्जाम में। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट, सही तो कह रहा है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन लीगल इफेक्ट नहीं है। अभी बताता हूं लीगल इफेक्ट मतलब। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई ये तो गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये बात केशवानंद भारती के केस 1973 में ये कह दी गई थी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सी ऑप्शन। अब देखो पहले ऑप्शन हमको सही मिल गया है, लेकिन तब भी बाकी चारों देख लेने चाहिए, हो सकता है कि कोई ऐसी बात हम लोग मिस कर रहे हो जो कि एग्जाम में ट्रिक करी गई हो हमारे साथ, क्या ये तो पहली बार देख के लगा देगा, जबकि वो आंसर सही ना हो। ठीक है, सी ऑप्शन, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और ऐसा वैसा ही लीगल इफेक्ट है जैसा बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर वही बात हो गई लीगल इफेक्ट तो आ ही नहीं, तो बात खत्म हो गई यहां पे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, कह रहा है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, यानी कि दूसरे पार्ट से हटकर इंडिपेंडेंटली अपने पार्ट को लेकर इसका लीगल इफेक्ट है, नो लीगल इफेक्ट नहीं है। तो सिंपल सी चीज यही है कि यहां पर दोनों ही चीजों में हमारा जो है उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ना किसी पार्ट से लेना देना है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। देखो नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट जहां जहां मुझे लगा मैंने वहां ऐड किया है बस एक्सप्लेनेशन, बाकी जरूरत नहीं है। जहां पे ये है कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती के 1973 प्रियम्बल वाज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में आप इन्फोर्सेबल नहीं। सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन से स्टेट से ये सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स के बारे में कहा गया है। मैंने इस पर शॉर्ट भी बनाया था, तो MATM मेघालय, आसाम, तेलंगाना, तेलंगाना नहीं है त्रिपुरा है, और एम से मिजोरम। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना कि ये जो टी है एम है ये सब उधर ही के हैं, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो इनमें से तीन ऑप्शन कहां पर है, बी में है। पहले हम तो बिहार आ गया गलत हो गया, तीसरे में उत्तराखंड आ गया, झारखंड आ गया गलत हो गया, नागालैंड आ गया गलत हो गया, MATM। ठीक है, सिक्स शेड्यूल में हो गया। सेवेंथ में क्या है बेटा, सेवेंथ शेड्यूल में क्या है, तो कैसे याद कराया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM TEARS 5 हो गए, ऑफ OF 6 5 6 7। ठीक है, अदर बैकवर्ड एरिया, फिर OF फेडरल लिस्ट। 8 में क्या है, 8 वाला बताओ, एक मिनट, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैड बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो पंचायत को दिया गया है कौन से आर्टिकल के अंडर, तो आर्टिकल 243, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे मिला था, 73rd अमेंडमेंट से मिला था, 73rd अमेंडमेंट से मिला हुआ है, और आर्टिकल कौन सा है, 243 है। ठीक है, और 243 को ही स्टेट फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी इसी में है, 243(1) है बेसिकली वो। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, और 243 जो है आर्टिकल, उसी का हमने क्या देखा कि पंचायत जो है इसी के अंडर इंक्लूड करी गई है। 243 से लेकर 243 ये यहां तक कहां पर है, ये दिया हुआ है पंचायत का, फिर उसके बाद क्या आएगा, P आएगा, 243P से 243ZG तक ये रखा है म्यूनिसिपैलिटी का, और इसका अमेंडमेंट है 74। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 73rd 74th अमेंडमेंट दो हो गया, लोकल सेल्फ बॉडी के लिए है। 73rd अमेंडमेंट में आर्टिकल नंबर 243 243(1) का मतलब हो गया स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और 243 से लेकर 243O तक हमारे क्या है,
पंचायत के हैं, और पी से जेड जी, पीजी याद रखो, पीजी का मतलब क्या होता है, जैसे पीजी कहाँ होता है, शहरों में होता है, अर्बन में ना, तो वैसे याद रखोगे कि म्यूनिसपैलिटीज कहाँ होती है, अर्बन में होती है, इसीलिए। Which article of Indian Constitution provides right to vote, that is adult suffrage for electing representative of Lok Sabha and Vidhan Sabha? तो 326 कहाँ गया, 326, 325, 324, 323, बहुत क्लोज ऑप्शन था। 324 तो याद रखो इलेक्शन कमीशन के लिए है, ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया बाबू। कौन सा बचा, तो यहाँ पे आंसर 326 वाला है। क्या है 326? 326 क्या कहता है कि राइट टू वोट एज एलेक्ट सफरेज इन विधानसभा एंड लोकसभा, यहां पर हमारे पास है, इन्हीं दो के लिए हम लोग वोट करते हैं, म्यूनिसपैलिटीज के लिए भी करते हैं, बट इन 326 में इन दोनों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ध्यान रखना, पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के लिए जो मिनिमम एज है ना वोटिंग की, वेटिंग की नहीं, सॉरी, इलेक्शन लड़ने की, ठीक है, वोटिंग की तो सबकी 18 है, ठीक है, और इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो एज है दैट इज 21 ईयर्स, ठीक है। आप 21 साल के हैं, आप इलेक्शन लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट, फॉर द हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, इसका प्रोविजन किसमें दे रखा है, यूनियन टेरिटरीज का हाई कोर्ट होना चाहिए, इसका प्रोविजन किसमें दे रखा है, तो 241 में दे रखा है, किसमें, 241 में दे रखा है। तो 4 से याद रहेगा यूनियन, यू भी ऐसे बनता है, 4 भी ऐसे बनता है, ठीक है। टेरिटरीज और यूनियन कैसा होता है, 1 होता है, यानी कि एक एकता रहती है यूनियन में, तो 241 याद करोगे, याद करोगे 241 हाई कोर्ट, ठीक है। What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था 26 जनवरी 1950 को। तो हमें तो पता है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये आज के टाइम पर लिखा हुआ है किसमें, प्रेम्बल में लिखा है, ये पांचों चीजें लिखी हैं। लेकिन क्या मुद्दा ये है कि क्या 26 जनवरी 1950 को भी था ये, यही स्टेटस था, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। तो ये स्टेटस नहीं था, ये बात ध्यान कर लो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, आईएसएस ऐड किया है, इंटीग्रिटी और सेकुलर और सोशलिस्ट। तो यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर अगर हम लोग यहां से माइनस कर दें तो बचा हुआ सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये स्टेटस हमारे पास था कब, 26 जनवरी 1950। तो इसमें आंसर आपका बी सही हो जाएगा। बात समझो किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली वही नहीं पूछ रहा है जो पॉइंट्स में लिखा है, आपसे दिमाग लगाने को कह रहा है कि जनाब सुनिए, आपको पता है, मैंने मान लिया कि प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन 26 जनवरी को क्या लिखा था, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट हुआ है, 1976 का अमेंडमेंट हुआ है, उसमें ये 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ये इंक्लूडेड नहीं थे। Consider the following statement in regard to the preamble of Constitution and select the correct one using the, अब preamble के रिगार्डिंग हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू इज फाइनली बिकेम द preamble, बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाले में कि 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, उसी को बाद में preamble के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये बात तो बाबू सही हो गई, ठीक है। इट इज नॉट जस्टिशिएबल, बिल्कुल बात सही है, जस्टिशिएबल नहीं है। इट कांट बी अमेंडेड, तो यहां पे गलत हो गया। अमेंड क्यों नहीं, अमेंड तो कर ही सकते हैं। 1973 में जब केशवानंद भारती केस में ये कह दिया गया कि वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो 368 आर्टिकल के तहत उसको अमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो अमेंडेबल तो है, और एक बार अमेंड भी हुआ है 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बाबू गलत हो गया। प्रीएम्बल कैन ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्पेसिफिक प्रोविजन को ओवरराइड कर सकता है प्रीएम्बल। तो भाई इतनी भी औकात नहीं है बेचारी प्रीएम्बल की अभी, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 1 और 2 ही हो जाएगा, ओनली 1 and 2, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए हैं और नॉन जस्टिशिएबल भी है। क्लियर, यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं। कुछ जगहों में सेगमेंट में क्वेश्चन लेकर आए, प्रीएम्बल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रेसिडेंट से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट को असेंबली से बन तो हजारों सकते हैं, लेकिन
एक नहीं होता, एक विजन लेकर देना पड़ता है कि क्या फंस सकता है एग्जाम में, क्या आ सकता है। हर एग्जाम की अलग डिमांड होती है बच्चे, ठीक है। तो हमें ये देख के चलना है कि हमारे एग्जाम की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप कहा गया, हॉरोस्कोप मतलब हॉरोस्कोप देखा जाता है ना, सुबह का आता है कि आपका दिन आज कैसा जाएगा, तो ये किसके द्वारा कहा गया, के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया है, ठीक है। महात्मा गांधी को तो जानते हो, महात्मा गांधी 9 जनवरी को आए थे, है ना, 9 जनवरी को आए थे, और 1915, ठीक है। तो 9 जनवरी, और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस भी हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी 1915 को। और ये बन रहा है 2003 से, कब से, 2003 से बन रहा है, अटल जी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। और महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हो, हिंद स्वराज लिखी थी इन्होंने। बाकी तो प्रॉपर अभी हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आएंगे, तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कह रहा है ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब देखो तुम्हारी नॉलेज में अभी मैंने क्या क्या बता दिया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कब था, 1976। देखो चौथी, पांचवी, छठी बार बता रहा हूं, ये भूलना नहीं, ठीक। तो 42nd तो हमें पता है बेटे। केशवानंद भारती भी मैंने अभी 2 बार बताया पीछे, तो 1973 हो गया। तो यानी कि 4 सेकंड पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। तो पहले तो यही देख लो किसमें सेकंड पहले आ रहा है, 4 बाद में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो एक तो एलिमिनेट हमने कर दिया यहां से, ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ पे बात। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1971 में हुआ है। कब हुआ है, 1971 में हुआ है, ठीक है। और गोलकनाथ केस जो है हमारा, वो हुआ है 1967 में। कब हुआ है, 1967। मतलब एक तरीके से मान के चलो लाला बहादुर शास्त्री के काल के आसपास मान के चलेंगे, जब जवाहरलाल नेहरू का आखिरी टर्म चल रहा था, खत्म हो रहा था, उस बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें गोलकनाथ केस है, ठीक है। तो गोलकनाथ केस सबसे पहले, यानी कि हमारा आएगा 1324 है आंसर में, बिल्कुल। द ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे ऐसे याद करो, ए बी सी डी ई एफ जी, जी किस पे आता है, 7 पे आता है। तो हमने क्या बोला, गोलकनाथ किस पे है बेटे, 1967 पे है। किस पे है, 1967 पे है। गोलकनाथ किस पे है, 1967। गोल बाद में, केशव बाद में, गोल अभी, केशव बाद में, यानी कि केशव का बाद में हुआ है, गोल पहले, गोलकनाथ पहले आए, केशवानंद भारती बाद में आए। सिक्किम became a state of India under the which amendment? 35th अमेंडमेंट के थ्रू ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। सिक्किम जो है वो इंडिया का स्टेट बन चुका है। सिक्किम की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, आप बताएंगे। और सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी बना है, ठीक है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी इन्हीं प्रैक्टिस सेट में। ऑर्गेनिक स्टेट फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है, सिक्किम। और सिक्किम की कैपिटल आप लोग बताएंगे, क्लियर। चल बच्चे, इन विच ईयर वर द स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट में रीऑर्गेनाइज किए गए हैं, ये हुआ है 1956 में, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि जब इंडिया आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद जो तेलुगु भाषा के लिए अलग से आंदोलन हुआ, और पुट्टी सी रामुल्लू ने आंध्र प्रदेश में अलग राज्य बनाने के लिए उसको मांग करी। पहले वो मद्रास में इंक्लूडेड था, तो उसको लेकर मांग करी, और करते करते फिर अल्टीमेटली 1953 में उसको अलग किया गया। फिर और लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड चालू हो गई, तो फिर अल्टीमेटली 1956 में अलग से स्टेट रीऑर्गेनाइज किए गए, जबकि कोई भी पक्ष में नहीं था। जेवीपी कमेटी जो थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभाई सीतारामैया, इन तीनों की जेवीपी कमेटी थी, उसने भी यही चीज बोली थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप अलग अलग मत करिए, कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन तब भी सरकार को दबाव में आकर ये करना पड़ गया था। द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर पढ़ा हुआ है बच्चे, उसमें राइट टू इक्वालिटी पढ़ी थी।
राइट टू रिलेटिव 14 से 18 आर्टिकल तक है। अब देख लो कौन कौन से बीच में आते हैं। 13 नहीं आता, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है। तो 2 3 4, आंसर सी इज करेक्ट। आर्टिकल 14 क्या है, ध्यान कर लो, एवरीबॉडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। 15 क्या है, 15 क्या है, RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ और सेक्स के बेसिस पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। 17 क्या है बताओ, अरे अनटचेबिलिटी, अबॉलिश अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। 18 क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल या टाइटल्स। ठीक है, याद कर लिए, क्लियर। अभी देखो, अभी हम लोग ऐसे रिवाइज कर सकते हैं, पूरा डिटेल में जो आर्टिकल्स क्या है समझना है उसके लिए वीडियो देखो जाकर। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 14, 19, 21, 22। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको पता है, आर्टिकल 19, 100 MRP होता है। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, कॉपी में नोट करो, मुंह ना देखो मेरा। 100 MRP, 100 MRP मतलब हो गया स्पीच, हो गया, अभी बताता हूं क्या है ये। असेंबल हो गया, असेंबल पीसफुली। यू से हो गया यूनियन हो गया, एम से मूवमेंट हो गया, आर से हो गया रेसिडेंस, रिसाइड, और पी से हो गया प्रोफेशन। इसको ऐसे लिख लो, ABCDEF। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19A में क्या दिया है, 19B में क्या दिया है, 19C में क्या दिया है, D में क्या दिया है, E में, F में। 14 आपको पता ही है, 21 राइट टू लाइफ है, मैंने बताया था। 1 ऐसे बनता है, इसको ऐसे कर दोगे तो लाइफ हो जाएगा। 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर है, थोड़ा सा गुदगुदा गया है पेज, जरूरी है ताकि आपको सारी चीजें याद रहें। Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? तो right against exploitation के ऊपर तो prohibition of traffic in human being, बिल्कुल बात सही है। abolition of untouchability, नहीं, ये exploitation के rights नहीं है। exploitation के दो हैं, 23 और 24। ठीक है, exploitation के तो touchability तो आपका आ जाता है, अभी तो बताया था 17 में। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आ जाता है 28 में। ठीक है, नहीं 29 में, सॉरी 29 में। ठीक है, फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो ये आ जाता है। तो ये दोनों हो गए, 1 2, तो 1 और 4 है किसी में, यस बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, चलो, इसीलिए मैं सारे बताते चल रहा हूं। असर्शन रीजन फिर से देखो, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। The Constitution of recognizes only linguistic and religious minority। तो ये does not define the term minority, नहीं ऐसा नहीं है। minority हमने इसमें डिफाइंड है कि minority किसको मानी जाएगी, linguistic minority कही जाती है और religious minority मानी जाती है। तो केवल यही दो minority ऐसी हैं जिनको माना जाता है और किसी को minority का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा आंसर आता है कि और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, बिल्कुल बात सही कह रहा है। तो रीजन आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया। क्या मसला है, पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट हुए थे, फिर हुआ क्या, 44th अमेंडमेंट लाया गया। 44th अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को शिफ्ट करके 300A आर्टिकल में ले गए, जिसको हमने राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया, ना कि फंडामेंटल राइट बनाया। तो आर्टिकल 40 अमेंडमेंट 44 इज करेक्ट 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 करेक्ट, सॉरी 46 लग रहा है इससे, 44 ईयर। अब बता देना, इसका नहीं बता पाया, जो नहीं बता पाया वो चुल्लू में थोड़ा सा पानी लो, नाक डाल लो अपनी। ठीक, चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल फॉर इंडियंस बट नॉट टू एलियंस। तो मैंने आपको बताया था 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 होता है। ठीक है, 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। तो अब इसको, ये टेबल तो याद है ना, तो यहां पर 21 से 28 कर लो। तो ये है आपके सिटीजन, नॉन सिटीजन को मिलने वाले राइट्स, यानी कि 14 उसको मिलता है और 21 से 28 सारे मिलते हैं।
ठीक है, तो उसके बीच के जितने हैं वो नहीं मिलेंगे, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 में आता है, बिल्कुल है। राइट टू माइनॉरिटी है, नहीं है क्योंकि वो 29 में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, हाँ है क्योंकि ये 21 में आता है। तो देखो आर्टिकल लिखे दे रहा हूं तो इजी हो जाएगा। ये है, नहीं है, 29 में है। ये है राइट टू, ये 14 में है। और ये एक्सप्रेशन स्पीच है 19A में है। तो यहां से पता चलता है कि दो हो गए, यानी कि 1 और 4। आंसर आपका 1 और 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 और 4, 2 और 4, हाँ। तो ऑप्शन 2 और 4 आपका हो जाएगा। यहां से क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स इज अ फंडामेंटल राइट, दिया गया है 86 अमेंडमेंट के थ्रू, 21A में। क्लियर है? ओके बाबा। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच नहीं है इनमें से। तो 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये सारे डीपीएसपी के आर्टिकल हैं, ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 पर आते हैं। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बिल्कुल बात सही है। 40 ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मैंने पहले भी बताया कैसे याद रखोगे, 1 2 3 4 4 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट, ये आने के चांसेस हैं 100%, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल, और बीजेपी के जो वर्तमान में सरकार है उसके मैनिफेस्टो में भी था। और साथ ही साथ इस बार अभी एक नया राज्य भी बना है जिसको मंजूरी मिल गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी कि एसेंट मिल गया है प्रेसिडेंट द्वारा भी। तो ये भी सही है, तो ये तीनों तो सही है। तो गलत कौन सा भैया? यही वाला गलत है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये आर्टिकल 51 है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 48 में आपका एनिमल प्रोटेक्शन एंड काउस को बचाने का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब 5 क्वेश्चन और लेंगे इसके बाद। Which one of the following committees या commission recommend inclusion of fundamental duties in the constitution? तो fundamental duties बेटा पहले नहीं थी, इसका मतलब जब इंक्लूड की जा रही है तो पहले नहीं थी। तो पहले, अब अमेंडमेंट तुम बताओगे कि कौन सा अमेंडमेंट में इंक्लूड करी गई है, वही तुम्हारा छोटा चेतन वाला है। ठीक है, तो एक बार आप बताना, अब भी नहीं बता पाए हो तो दोनों हाथ में चुल्लू लो, चुल्लू थोड़ा बना बढ़ाना, मुंह और नाक दोनों डुबो देना। ठीक है, हिंट देने के बाद भी नहीं पता तो। अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में। वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये भी ध्यान कर ले बाबू। और कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी है। अशोक मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? अशोक मेहता कमेटी रिलेटेड है आपकी पंचायत से, पंचायती राज सिस्टम से। ठीक है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव, थुंगतान कमेटी है ना, एलएम सिंघवी कमेटी, ये सारी किससे रिलेटेड हैं? पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। एक सिस्टम लाने में इतनी कमेटी बना डाली है। सरकारी कमीशन, ये किससे है? इंटर स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन सही रहे। अब आखिरी 5वां क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन इन द, ये तो पता ही है यार, बता तो दिया, ये वाला क्वेश्चन ही आ गया। नेक्स्ट, कंसीडर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करना, पीछे वाले का। ठीक है, मैंने मिटा दे रहा हूं, यही पूछा भी था, यही आ भी गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ, यानी कि बाई बर्थ होना चाहिए। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पैदा ही इंडिया में हो। नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। बर्थ, BRAND है। ठीक है, ब्रांड याद रखना। ठीक है, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन और डिसेंडेंट। ठीक है, तो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया है, तो ये ब्रांड आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या है? बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, BRAN हो गया नेचुरलाइजेशन, और D से हो गया डिसेंडेंट। बर्थ का मतलब हो गया पैदा हुए हो, A का मतलब हो गया, R का मतलब हो गया रजिस्टर कर दिया है आपने, A का मतलब है इंडिया कोई लैंड एक्वायर करता है, कल को मान लो श्रीलंका कब्जे में ले लेता है तो वहां के सारे नागरिक अपने आप ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। एन का मतलब नेचुरलाइजेशन, नेचुरल तरीके से है, और डी का मतलब डिसेंडेंट आपके यहाँ रहते थे। He should have completed the age of 35, बिल्कुल बात सही कह रहा है कि 35 साल की एज तो होनी ही होनी चाहिए, जवानी बन जाओगे प्रेसिडेंट क्या। He should be qualified for the election as a member of parliament। अब बच्चे यहाँ पर एकदम टिक मार देंगे कि क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है ऑप्शन ये, लेकिन इसी से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि वो क्वालिफाइड टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दोनों चीजें आ जाती है, लोकसभा और राज्यसभा, और जबकि उसकी क्वालिफिकेशन में केवल लोकसभा मेंशन्ड है।
ठीक है, तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ऐसा भी गलत है। और ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली 2 आंसर आपका सही हो गया। क्लियर बच्चा? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर को स्टेट का, यानी कि मान लो योगी जी हैं, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है? तो अगर वो कैंडिडेट हैं, तो अगर वो खुद कैंडिडेट हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वोट डाल ही सकते हैं। He is yet to prove his majority on the floor of the lower house of the state legislature। अब वो चीफ मिनिस्टर है ऑलरेडी, तो एमएलए तो होंगे ही, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मेजोरिटी प्रूव करे ना करे वो अलग का केस है, वो वोट तो डाल ही सकते हैं। He is a member of the upper house of the state legislature, he is the member of the lower house of the। तो अब लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है बच्चे? विधानसभा होती है। क्या होती है? विधानसभा होती है। और अपर हाउस क्या होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद कह लो बच्चे, या लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लो, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही वोट डालती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का कोई रोल नहीं होता है। तो अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो भैया यहां पर असुविधा के लिए खेद है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर को दोबारा 2x पे लगाकर जल्दी जल्दी एक बार अभी देख लो, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से मैंने हार्डली 40 to 45 मिनट्स आपके लिए हैं, ठीक है। तो इसको तुरंत 2x पे लगा के दोबारा देख लो, ताकि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, यही क्वेश्चंस आएंगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। तो ध्यान रखना कि इन पॉइंट्स को अपने कॉपी में जरूर लिख लो और याद जरूर कर लो। शेयर जरूर करो ताकि सारे दोस्तों तक ये पहुंच सके। सब तक इसको बहुत लाइक जरूर कर देना ताकि ये थोड़ा ऊपर आ जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो सर्च करके सही वीडियो पर पहुंचे जहां पर उनको आना चाहिए। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट लेक्चर में 50 और क्वेश्चंस के साथ पॉलिटी के। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, पढ़ते जरूर रहें, क्योंकि अब रिवीजन का ही मोड ऑन है। लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।